ये नया टॉपिक है इस चैप्टर का, समझ लो एक तरह से लास्ट टॉपिक है ये, स्टीरियो केमिस्ट्री। फिर कुछ यूजेस है, उसके बाद थ्योरेटिकली ये चैप्टर खत्म। फिर इसके वो कन्वर्जन और क्वेश्चन आंसर बचेंगे। ये टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री। ये पिछले साल वर्ड सुना था ना, स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। स्पेस में किसी कंपाउंड का रोटेशन के बारे में स्टडी करने को स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं। जब किसी कंपाउंड पे लाइट पड़ती है, जैसे हम अपने हाथ को हम शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो लाइट की वजह से उसकी इमेज दिखाई देती है, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज दिखाई देती है। तो उसके बारे में किसी भी कंपाउंड पे अगर लाइट पड़े और उसका रोटेशन किस तरह से होता है, उसकी स्टडी को स्टीरियो केमिस्ट्री है। तो जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको शीशे में देखूं तो इसकी जो इमेज बने, जैसे मेरा ये वाला हाथ, ये वाला हाथ इस वाले हाथ के साथ ऑप्टिकली एक्टिव है। जनरल एग्जांपल, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये होता है अगर इस हाथ को इस हाथ पे रखो तो ये इसको पूरी तरह छुपा नहीं पा रहा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, मान लो ये दोनों एक दूसरे पे रखो तो ये एक दूसरे को छुपा नहीं पा रहा, ये अलग अलग हो जा रहा है ये वाला। तो जो सुपर इम्पोज नहीं होते हैं उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। जिसपे लाइट पड़े और वो घूम जाए, हमें लगे कि उसमें रोटेशन हुआ है, वो ऑप्टिकली एक्टिव। और जिसमें घूमने के बाद भी पता ही नहीं चल रहा है कि वो रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो पता कैसे चलेगा? हम लाइट मार के तो देखेंगे नहीं एग्जाम में, हमें देख के पता चल जाना चाहिए कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। आपको ऐसे कोई भी कंपाउंड दे देंगे, बड़ा सा कोई कंपाउंड दे देंगे और आपको बताना होगा कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ऐसे कुछ आपको कंपाउंड दे देंगे, बोलेंगे बताओ कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो कैसे पता चलता है? तो ऑप्टिकली एक्टिव इस तरह से पता चलता है। ये एक टर्म याद रखना, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का नाम है एसिमेट्रिक कार्बन। तो हमें कैसे पता चला कि लाइट मारने पर ये कंपाउंड घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अगर घूमेगा तो उसके मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं करेगा? तो आपने ये ढूंढना है कायरल कार्बन आटम। अगर इस कंपाउंड के अंदर एक भी कायरल कार्बन हुआ तो ये ऑप्टिकली एक्टिव माना जाएगा। तो कायरल कार्बन होता क्या है? कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों बॉन्ड, कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार। चारों अलग अलग होने चाहिए, कोई दो भी मैच नहीं करने चाहिए, उसे कायरल कार्बन कहते हैं। जैसे पहला चेक करो तो ये कायरल नहीं है, इसके तीनों मैच कर रहे हैं, ये और ये और ये तीनों हाइड्रोजन मैच कर रहे हैं। तो कायरल क्या होता है? जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग हो, कोई किसी से मैच ही ना करे एलिमेंट के साथ, ये कायरल है। सेकंड वाला, इसमें मैं स्टार लगा देता हूं। कैसे पता कायरल है? देखो ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये जो तीसरी तरफ लगा हुआ है ये CH3 लगा हुआ है, और चौथी तरफ जो लगा हुआ है ये पूरा लगा हुआ है। तो इस कार्बन के जो चार बॉन्ड है, चारों में से कोई भी किसी से मैच नहीं करता, चारों अलग अलग है। क्लोरीन, क्लोरीन, मिथाइल और ये प्रोपाइल वाला पूरा, प्रोपाइल का ब्यूटाइल टाइप, सेकेंडरी ब्यूटाइल टाइप कुछ लगा हुआ है ना? तो ये कार्बन के चारों बॉन्ड अलग अलग है, तो इसे कायरल कार्बन है। ये भी कायरल नहीं है, इसके दो मैच कर रहे हैं, ये भी कायरल नहीं है, दो मैच कर रहे हैं। ये भी कायरल नहीं है, इसके तीन दोनों मैच कर रहे हैं। ये तो कोने वाले तो है ही नहीं कोई भी, इसके तीन तीन हाइड्रोजन मैच कर रहे हैं आपस में, समझा ना? तो ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये भी ऐसा होता HH, तो ये भी फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसमें एक भी कायरल नहीं है। सभी कार्बन के कोई ना कोई मैच कर ही रहे हैं आपस में, दो दो एलिमेंट मैच कर ही रहे हैं। तो कायरल क्या होता है? जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग हो। कोई कंपाउंड है, उसका कार्बन के जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों अलग अलग लगे हुए हैं, तो ये कायरल कार्बन कहलाएगा या एसिमेट्रिक कहलाएगा। अगर दो मैच कर गए तो उसे ए कायरल कार्बन कहते हैं। ए कायरल, एक आयरल का मतलब होता है सिमेट्रिक कार्बन, ये बाद में लिख लेना। सिमेट्रिक मतलब उसके दो मैच कर रहे हैं तो वो सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे मैं कहता हूं मीथेन है, इसके कार्बन को सिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। अगर इसको आप शीशे में देखो, इसको आप मिरर में देखो, ये मिरर है, ऐसे डॉट डॉट करके मिरर बनाते हैं। मिरर इमेज कैसे बनती है? आपको 11th में बताया था मिरर कैसे बनती है। वाई एक्सिस सेम रहती है, एक्स एक्सिस इन्वर्ट हो जाती है। वाई एक्सिस रिमेन सेम, एक्स एक्सिस इन्वर्ट। मतलब वाई एक्सिस को आप नहीं छेड़ देना, ये ऐसे ही रहने देना। ये इधर चला आएगा, वो उधर चला जाएगा।
यानी H यहाँ और ये H यहाँ। मिरर इमेज कैसे बनी? वाई एक्सिस रिमेन्स द सेम, एक्स एक्सिस इनवर्ड, ये वाला H इधर आएगा, वो H उधर जाएगा। लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है इससे? ये सेम ही तो दिख रहे हैं दोनों। अगर इस मीथेन को उठा के इस मीथेन पे रख दो तो पूरा छुप जाएगा ना वो। तो जब पूरा छुप जाता है उसे सुपर इम्पोज कहते हैं। एक के ऊपर एक अगर इसको उठा के रख दो तो दोनों में कोई फर्क ही नहीं दिखेगा। तो जब ऑब्जेक्ट और इमेज में कोई फर्क नहीं दिखे, वो दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करें, तो उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। लेकिन अगर यही कंपाउंड ऐसा होता, वो फ्लोरीन क्लोरीन वाला, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी बताओ? ये तो सेम रहेगा वाई एक्सिस, क्लोरीन और आयोडीन तो सेम रहेगा, फ्लोरीन इधर चला आएगा, ब्रोमीन उधर चला जाएगा। पता है इनकी बॉन्ड लेंथ में फर्क होता है, जिसका साइज ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ अलग होती है, जिसका साइज छोटा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ अलग होती है। तो ये एक्स एक्सिस जब इधर चला आया, अब इसको उठा के इस पे रखूंगा तो सुपर इम्पोज तो नहीं करेगा ना, ये कर जाएगा लेकिन ये तो नहीं करेंगे ना सुपर इम्पोज। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब यही होता है कि अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए तो सुपर इम्पोज नहीं करे, तो उसे ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो। ऐसे ही इन दोनों का भी एक नाम दिया गया। ये जो दोनों हैं, जो ऑब्जेक्ट और इमेज है, इन दोनों को कहते हैं इनैंशोमर। जो इनैंशोमर उन्हें कहेंगे जो एक दूसरे पर सुपरइम्पोज ना हो। अगर ये भी मीथेन है वो भी मीथेन है तो इनैंशोमर नहीं कहलाया जाएगा। तो द कंपाउंड्स व्हिच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनैंशोमर। तो इनैंशोमर में, इनैंशोमर दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होता है लिवो रोटेटरी। ये दोनों को इनैंशोमर कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, जो इधर की तरफ होता है, राइट, जैसे हम ऐसे खड़े हैं, जो हमारे राइट की तरफ है इसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं, और जो हमारे लेफ्ट की तरफ है इसे लिवो बोलते हैं। डेक्स्ट्रो माने राइट, लिवो माने लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट लिवो, टुवर्ड्स राइट डेक्स्ट्रो। ठीक है। तो जो राइट की तरफ रहता है वो डेक्स्ट्रो, या जो राइट की तरफ रोटेट करा, जिसमें लाइट मारे और वो राइट की तरफ घूम जाए, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है। और जिसपे लाइट मारे वो लेफ्ट की तरफ अगर घूम रहा है तो उसे लेवो रोटेटरी बोलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। आपको अभी यहां से याद रखना है, टुवर्ड्स राइट डेक्स्ट्रो, टुवर्ड्स लेफ्ट लिवो। ठीक है। तो फिर से, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम उसके पास एक कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। कायरल कार्बन क्या होता है? जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग होते हैं। अगर उसके कोई भी कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाएगा। इनैंशोमर्स क्या होते हैं? जो कंपाउंड्स होते हैं जिन पे लाइट मारे वो रोटेट कर जाए। द कंपाउंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। इसको इसके ऊपर उठा के रखो तो सुपर इम्पोज ना करे, मतलब छुपा ना पाए उसको पूरी तरह, उसे इनैंशोमर्स कहते हैं। इनैंशोमर डेक्स्ट्रो और लिवो दो टाइप के होते हैं। डेक्स्ट्रो टुवर्ड्स राइट रोटेट करता है, लिवो टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करता है। फिर ये लास्ट टॉपिक है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर होता है कि मैं ऐसा कोई सॉल्यूशन बनाऊं, मान लो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो 50% डेक्स्ट्रो वाला ले लूं, 50% लेवो वाला ले लूं। डेक्स्ट्रो किधर की तरफ घूम रहा है? टुवर्ड्स राइट, इसको ऐसे प्लस से भी डिनोट करते हैं। लिवो किधर की तरफ घूम रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। अब 50% में ये वाला ले लूं, 50% ये वाला ले लूं, तो ये दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं। तो देयर नेट स्पेसिफिक रोटेशन इज जीरो। आप दोनों पे अगर इनके सॉल्यूशन के ऊपर आप लाइट मारोगे ना तो कहीं भी नहीं घूमेंगे, वो जैसे वैसे रहेंगे, क्योंकि एक प्लस माइनस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, एक दूसरे की रोटेशन को, स्पेसिफिक रोटेशन को कैंसिल कर दिया। तो इन दोनों के मिक्सचर से जो नया सॉल्यूशन तैयार हुआ, दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। एंड द प्रोसेस लिख लेना बाद में, द प्रोसेस इज कॉल्ड, द फिनोमेना इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। ये जो फिनोमेना से आपने 50-50% लेके ये इसको तैयार किया है नया सॉल्यूशन, उस फिनोमेना को रेसिमाइजेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को रेसिमाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे एक तो यही कि मैंने आपको ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया, आपको बोला आइडेंटिफाई करो इसमें कायरल कार्बन एटम का है, तो आइडेंटिफाई कर ही लोगे आप। कायरल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक ऐसा कार्बन ढूंढना है जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग हो सकता है वो ऐसे ना दे, आपको वो इस तरह से दे दे। कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6,
देखिए आप इस तरह से लगा देंगे कि भैया ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, बाकी नॉर्मल जैसे लगता है वैसे लगेगा। यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, ऐसे भी आप ढूंढ लोगे। जैसे ये आप इसको इस तरह से बना लेना चाहे तो, जितने कॉर्नर उतने कार्बन होते हैं ना, 6 कार्बन ऐसे बना लेना, सब पे लगा देना जो जो लगे, है ना। पहले इसको इस तरह से बना के फिर आप ढूंढ लेना, चारों अलग अलग होने चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि कायरल कार्बन एटम ढूंढना है। एक ऐसा आ सकता है, ढूंढो कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। बात तो सेम ही है ना, जब तक उसके पास कायरल कार्बन नहीं होगा तब तक ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं। तो बस उसमें भी तुम्हें कायरल कार्बन ढूंढना ऑप्टिकल एक्टिव में। दूसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन, आपको ना ऐसा कोई कंपाउंड दे देंगे, ठीक है। कंपाउंड देने के बाद बोलेंगे इसको आप 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करो। उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेवर्थ और हेड स्ट्रक्चर, हेड वेज स्ट्रक्चर, हेवर्थ स्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है इसका, आपको एक कंपाउंड देंगे और बोलेंगे इसका हेवर्थ स्ट्रक्चर या हेड वेज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करो। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में। मतलब जैसे मैंने इसको बोर्ड पे बनाया तो मुझे लग रहा है कि सब सब इसी एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेकिन 3 डायमेंशन है। एक्चुअल में जब कंपाउंड बनता है तो 3 डायमेंशन लुक होता है इसका। कुछ एक्स एक्सिस में रहते हैं, कुछ वाई एक्सिस में रहते हैं, कुछ हमारी तरफ भी आते हैं 3D में। तो बोर्ड पे 3D कैसे दिखाएंगे, बाहर तो आएगा नहीं यहाँ से। बोर्ड पे यानी 2 डायमेंशन में आप इसको 3D में कैसे दिखाओगे, तो आप 3D में ऐसे दिखाना। जैसे ये आपको कंपाउंड याद हो गया, ये क्या क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो वाई एक्सिस में दिखाना है हेवर्थ स्ट्रक्चर या हेडलेस स्ट्रक्चर, उसको तो आप नॉर्मल ऐसे दिखाओगे। मान लो आपको पता है सबसे छोटा होता है फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, और सबसे बड़ा कौन सा होता है, आयोडीन। मान लो मुझे सबसे प्रायर ग्रुप को मुझे मेरी तरफ दिखाना है, जो सबसे छोटे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, उनको मैंने एक्स एक्सिस पे दिखाना है, ठीक है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन को आप एक्स एक्सिस पे दिखा दो, इसको मुझे अपनी तरफ दिखाना है ऐसे मेरी तरफ, जेड एक्सिस में बाहर की तरफ आ रहा है, और ब्रोमीन को मुझे जेड एक्सिस में अंदर की तरफ दिखाना है। तो जो बाहर की तरफ दिखाओगे आप, उसको आपने इस तरह से दिखाना है, ऐसे एक ट्रायंगल सा बनाना, उसे शेड कर देना, ट्रायंगल को शेड कर देना। इसका मतलब होता है ये ब्रोमीन मान लो, इसका मतलब इट इज कमिंग टूवर्ड्स टूवर्ड्स या आउटसाइड द प्लेन, ये आपकी तरफ आ रहा है, ब्रोमीन आपकी तरफ है, बाहर की तरफ है। और जो क्लोरीन, ये आयोडीन, आयोडीन मान लो मेरी तरफ है, और ब्रोमीन को मुझे बाहर की तरफ दिखाना है। तो ब्रोमीन की तरफ आप इस तरह से दिखा दोगे, जैसे वो नहीं बनाते अर्थिंग वाला स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बोर्ड के अंदर है और ये बोर्ड के बाहर है, समझ गए। थोड़ा सा आप बेंट इस तरह से भी दिखा देना, थोड़े एंगल पे ऐसे दिखा देंगे। तो जो अंदर की तरफ दिखाने की 3D स्ट्रक्चर है, ये हैवर्थ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। तो आपको भी कंपाउंड मिलेंगे, उसका हैवर्थ स्ट्रक्चर भी बनाने को आ सकता है, और दूसरा हो सकता है उसमें कायरल कार्बन एटम ढूंढने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो बुक का आप लोग एक क्वेश्चन कर लो, एक दो क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो कर लो। बुक देखा, बुक पार्ट 2 है। हाँ, देखो चैप्टर नंबर अलग है लेकिन वही है, पुरानी बुक में 10 चैप्टर है, नई में 6 है। क्वेश्चन नंबर आप लोग आ जाइए, सब लोग जो एब्सेंट है वो भी ये कर लेना। एग्जाम्पल 10.8 कर लो बेटा, वेज डैश स्ट्रक्चर, वेज डैश स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, बना बनाया। आपको बस कायरल और एक कायरल ढूंढना है। कायरल समझ गया ना क्या होता है, जिसके चारों अलग अलग, और जिसमें नहीं है वो एक कायरल होगा। ये नोट कर लो, पॉज कर